अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। परभनी विधानसभा मतदार संघ का 2024 का इलेक्शन शुरू है और इलेक्शन में जिस तरह से सभी कैंडिडेट, जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं इलेक्शन में, ये तमाम लोग अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि परभनी विधानसभा मतदार संघ से एक किस तरह से विनर हो जाए। और उसी का काम लगातार हर उम्मीदवार करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपनी शहनाई लेकर बाहर पूरे परभनी शहर के हर एरिया में घूमते हुए नजर आ रहे हैं मोहम्मद गौस जैन साहब, जो परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 के नगर सेवक प्रतिनिधि रह चुके हैं और 2019 में परभनी विधानसभा मतदार संघ से अपनी किस्मत वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से लगा चुके हैं। इन्होंने 10 नवंबर 2024 को परभनी शहर के अशरफ कॉर्नर कादराबाद प्लाट और उसी के साथ ही मुश्ताक मंजिल यहाँ पर दोनों कार्यालय का उद्घाटन भी मोहम्मद गौस जैन साहब इनकी जानिब से किया गया। और उसके बाद में परभनी शहर के कड़बी मंडी के एरिया में मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने एक सभा का आयोजन किया है। और सभा के आयोजन में जिस तरह से मोहम्मद गौस जैन साहब, इन्हीं के साथ में एडवोकेट आसिफ पटेल, उसी के साथ में यहाँ पर बड़ी तादाद में इनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से मोहम्मद गौस जैन साहब परभनी शहर के हर एरिया में जाकर मिल्लत का उम्मीदवार, ये जो बातें कर रहे हैं, हकीकत में मिल्लत में ऐसा उम्मीदवार मजबूत होना चाहिए जो मिल्लत के कौम और मिल्लत के काम करना चाहिए, जिसके चलते इन्होंने हर एरिया में अपने कार्यालय का उद्घाटन भी किया है। और परभनी शहर के कड़मी मंडी यहाँ पर इनका शाम में जिस तरह से जाहिर सभा रखी गई थी, जाहिर सभा में इन्होंने किस तरह की बात कही है, इस वक्त एडवोकेट आसिफ पटेल इनका भी भाषण हुआ, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। और उसी के साथ में उबैदुर रहमान साहब, इन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। साथ में परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत शायर जुबैर गौहर साहब, इनकी भी मौजूदगी थी और इन्होंने अपने ख्यालात का किस तरह से इजहार किया है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज ये जो प्रोग्राम रखा है ये मोहम्मद गौस जैन साहब के प्रचार के हेतु में रखा गया है। हम सब जानते हैं कि ये विधानसभा के इलेक्शन चालू है। हमें आने वाली 20 नवंबर को मोहम्मद गौस जैन साहब को भारी अक्सरियत से चुन के लाना है। इनकी निशानी तुतारी है। तुतारी को ही अपना पहला निशानी लगाकर उनको चुन के लाना है। हम देख रहे हैं कौम के मिल्लत के मसलों पे कौन आवाज उठा रहा है। हर बार ये असल लड़ाई अपने हक की, हुकूक की है। हम देख रहे हैं बार बार ये जो बातिल ताकतें हैं ये हम पे हमलावर है।
हम पे कभी मॉब लिंचिंग हो रही है, कभी ऐसे मतलब हमारे शरीयत पे हमला हो रहा है, कभी वक्त प्रॉपर्टी पे हमला हो रहा है, उस वक्त कौन हमारे लिए बात कर रहा है? तो ये अरे गहरे नत्थु खैरे ये कोई हमारी आवाज को उठाने लिए आते नहीं है। ये तो उनमें तो हमें हमारे वोट तो चाहिए, पर जब हमारे हुकूक की, हमारी जो डिमांड है उसकी लड़ाई के लिए जब हम उनसे बात करते हैं, जब हम उनसे मुताला करते हैं, तो वो लोकसभा से, वो विधानसभा से वॉकआउट करते हैं। हमने देखा पूरी दिल्ली की लोकसभा में जब हमारा वक्फ एक्ट आया तो यही शिवसेना के खासदार थे, उसमें पूरे 9 के 9 खासदार ने वॉकआउट करा कि नहीं करा? देखे ना आपने। ये हमारा ये मानना है कि वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी है, उसमें एक बार जो अल्लाह के नाम से प्रॉपर्टी दे दी गई उसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं होती। फिर भी हमने देखा, हम इनके दवा पे गए, हम इनको समझा रहे थे कि भाई आप ये पार्लियामेंट में जाके हमारे वक्फ बिल के ऊपर आवाज उठाइए, हमारे शरीयत के ऊपर आवाज उठाइए, हमारे माँ बहनों पर जो हमले हो रहे हैं उसके ऊपर आवाज उठाइए, मॉब लिंचिंग का मुद्दा बताए उसके ऊपर आवाज उठाइए। हमने तो डेवलपमेंट के बारे में बात भी नहीं करी, ना हमने कभी रस्तों की बात करी, ना कभी बिजली की बात करे, ना कभी पानी की बात करे, ना कभी बेरोजगारी पे बात करे, ना कभी एमआईडीसी पे बात करे, ना कभी इरिगेशन पे बात करे, ना कभी खेती पे बात करे। हमने हमारी शरीयत पे बात करे, फिर भी शरीयत के हमारे जो मुद्दे थे शरीयत के, इन्होंने हमारे कभी लड़ा क्या? क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि उनको मालूम नहीं शरीयत क्या है। शरीयत जिसको समझेंगी वही शरीयत का दर्द समझेगा। आसान सी बात है, जो शरीयत को समझेगा वही शरीयत को मानेगा। सही है क्या गलत है? तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये तीतर बटर अपने मोहल्ले में आएंगे, ये मीर सादिक मीर जाफर के औलाद भी अपने मोहल्ले में आएंगे, ये अपने को भड़काएंगे कि भाई इसको वोट करने से उन्हें आ जाएगा, उसको वोट करने से फलाना आ जाएगा। नहीं, हमारा यकीन अल्लाह पे है, हम सिर्फ एक अल्लाह से डरने एक लौटा उम्मीदवार जिससे हमने ये वादा ले चुके हैं, एक लौटा उम्मीदवार जिससे हम ये वादा ले चुके हैं। अगर इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने आपको कामयाब किया और विधानसभा के अंदर अगर आपको भेजा, तो आप सबसे पहले ना रोडों की बात करोगे, ना नालियों की बात करोगे, वो सारे काम होते रहेंगे। ये परभनी के खड्डों को मुछाने का काम आप करोगे, लेकिन अगर सबसे पहली बात आप कोई करोगे तो अल्लाह के रसूल की इज्जत की बात करोगे। पहली बात अगर आप कोई करोगे तो इन जालिमों के जुल्म, इन जालिमों को सजा दिलाने के लिए बात करोगे। पहली बात अगर आप कोई करोगे तो एक ऐसा मजबूत कानून बनाने की पेशकश करोगे, और उस कानून के नाफिज होने तक, उस कानून के अमल में आने तक आप जद्दोजहद करोगे। तो हजरात गिरामी, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के पहले मुखर्रिर, परभनी के मशहूर और मारूफ शायर, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मैं जुबैर गौहर साहब को दावत देता हूं कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। साथ था हमारे 20-25 गाड़ियों का काफिला, और परभनी से औरंगाबाद और फिर औरंगाबाद से मुंबई गया। वहां पर हम लोग उस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे, और जैसे ही हम वहां से 11 बजे के आसपास हम लोग वहां से जब निकले, तो यकीन जानिए साहब कि दिन भर की भूख और प्यास इतनी शिद्दत से थी, लोग दूर दराज से आए हुए थे। तो जब हम वो मोर्चा खत्म करके जब वापस आ रहे थे, तो रास्ते में जो होटलें थी, जो ढाबे थे, वो ढाबों पे लोग पहुंचकर दिन भर की भूख और प्यास को खत्म कर रहे थे। वहां पर खाना खा रहे थे, कोई पानी पी रहा था, कुछ ठंडा पी रहा था, कुछ चाय पी रहा था। तो यकीन मानिए साहब कि वहां पर पुलिस की दनदनाती हुई गाड़ियां पहुंची। वो लोगों ने आओ देखा ना ताओ, उन पुलिस वालों ने वहां पर लाठी चार्ज किया। हम लोग खाना खाकर होटल से बाहर निकले, हम लोग गाड़ी में बैठ रहे थे, तो पुलिस वाले आए और उन्होंने लोगों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी। लोग प्लेट छोड़कर हाथ में का लुक, मैं खौफ में जीऊं, मुझसे जमीर बोले सरदार बन के जी, मुझसे जमीर बोले सरदार बन के जी, और उम्मत का सर जहां में तुझसे बुलंद हो, उम्मत का सर जहां में तुझसे बुलंद हो, गौहर तो कौम की वो दस्तार बन के जी। तो हाजरीन, हम लोग देख रहे हैं कि कल जो सभा हुई उसमें जनाब उद्धव ठाकरे साहब खुले तौर पर ये कह रहे थे कि औरंगाबाद का जो नाम बदला गया वो हमारी बदौलत बदला गया। इतने फख्र के साथ वो बात बता रहे हैं
यकीन मानिए मुझे बेहद तकलीफ हुई इस बात की, क्योंकि हम लोगों ने नामांतरण के खिलाफ एक मुहिम भी चलाई थी। हम लोगों को मालूम है उस चीज का दर्द, लेकिन आज उन्हें पता है कि मुसलमान कहीं जाने वाला नहीं है। ये हमारे बाप की जागीर है, इसका वोट हमारे ही खाते में आएगा। बस उन्हें इस बात का पूरी तरह से यकीन है कि मुसलमान कहीं जाने वाला नहीं, इनके पास ऑप्शन नहीं है। लिहाजा खुले तौर पर कह रहे हैं कि हाँ हमने बाबरी मस्जिद गिराई, हाँ हमने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया। तो सोचो आप और मैं इतने तो गैरतमंद है कि हम उस शख्स का, उस पार्टी का कैसे उसका साथ दें जो खुले तौर पर हमारे बीच मसाइल फेंक रहे हैं और हमें उस मसाइल में उलझाकर अपनी सियासत चमका रहे हैं। तो साहब मैं एक छोटी सी एक वाकया पेश करता हूं कि हमें गौस जैन साहब को वोट क्यों देना है। तो साहब आपको और मुझे मालूम है कि औरंगाबाद के माजी खासदार जनाब इम्तियाज जलील साहब ने उस नामूस रिसालत के लिए उस मनहूस रामगिरी महाराज के खिलाफ एक तिरंगा रैली निकाली थी। बच्चा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग आदमी है, उसका एक बच्चा है जो अच्छे से मेहनत कर रहा है। वो मेहनत करने वाले बच्चे के पहले बाजू काट दिए जाते हैं, वो मेहनत करने वाले बच्चे के बाद में पैर काट दिए जाते हैं, वो मेहनत करने वाले बच्चे के बाद में उसकी ज़हनी तनासुब उसका बिगाड़ा जाता है। और उसके बाद एक आदमी आके बाजू में खड़े रहता है और बोलता है कि चाचा आपका बच्चा तो अब कमजोर हो गया, एक काम करो आप मुझे मेरा बेटा मान लो। ये वही राहुल पाटिल है जिसने आपके 2 महीने में पूरे बच्चों को काटा, पैसों के बलबूते पे काटा, अपने पावर के बलबूते पे काटा, उनका टिकट काटा, पार्टियों को खरीदा और आपके सामने अब आके खड़े रह रहे कि मेरे अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं खड़ा हुआ हूं, मैं जब तक ऑप्शन हो आपके सामने, ये सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर खौफियत जिंदा है तो मेरे इस बात पे गौर जरूर करना कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन करने वाला अंदर आपके बारे में क्या सही सोच सकता है। और नमाजें पढ़ाते हैं, हम उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं और उन्हीं का सुनेंगे। मैं आप लोगों के सामने गुजारिश करना चाहता हूं, या तो आपके मस्जिद के इमाम को सुनिए या फिर उस आदमी का सुनिए जो अपने आप को बज़ाहिर आलिम तो कहता है मगर कोने में बैठकर लोगों के साथ में ऐसे समझौते करता है जिससे अपनी मुस्लिम रहनुमाई के ऊपर असर पड़े। मैं यहाँ पर लड़ रहा हूं, मैं सभी से लड़ रहा हूं, मैं एक वहां पे नहीं लड़ रहा हूं। सब लोगों ने मेरे साथ नाइंसाफी की, जिसके पीछे घूमा, जिसके पीछे टिकट का जिसने आश्वासन दिया उसने आखिर टाइम में पैसे लेकर टिकट बदल दिया। दूसरी पार्टी से बात हुई, 1 घंटे के अंदर फिर टिकट बदला गया। आज हम आजाद लड़ रहे हैं, आज हमारे कौम के लिए लड़ रहे हैं, तो तुमको 10 दिन पहले एक फैसला सुनाना है कि नहीं हम तो इसको डालेंगे। अरे कौन सी शिवसेना, क्या है शिवसेना? क्या आप भूल गए कि यही शिवसेना थी जो बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद फखर से कहती थी कि हाँ हमने गिराई है। कल उद्धव ठाकरे परवनी में था, कल शिंदे परवनी में था। क्या तुमने उनसे पूछा कि जो बाबरी मस्जिद गिराई थी उसके ईंटें अभी तक घर में ही है या वापस किया मुसलमानों को? एमडीएफ से पूछो कि वो ईंट ला सके तुम? अगर तुम्हारी ईंटें लाने की हिम्मत नहीं है एमडीएफ वालों, तो तुमको हमारे मुसलमानों के फैसले करने का वन कमरे में कोई अधिकार नहीं है और हम वो फैसला नहीं मानेंगे। हम हमारी सियासत के लिए लड़ रहे हैं, हम हमारी कौमियत के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे मसाइल, ऐसे मिली मसाइल मेरे भाइयों जो रात दिन आते हैं। आप देखिए आपकी 10 साल की जिंदगी 2014 से तो 2024 तक मुसलमानों को किस हालत में फंसाया गया है। आपके न तरक्की की बात होती है, ना आपके अच्छे स्कूल की बात होती है, ना आपके घर के सामने अच्छे रोड की बात होती है, ना आपके शहर में इंडस्ट्री की बात होती है, ना आपके घर के सामने नालियों की बात होती है, ना आपके गार्डन की बात होती है, ना पर आपके पास में कोई अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। आज कड़बी मंडी पर सभा लेते हुए मुझे पिछले विधानसभा की याद आ रही है। पिछले विधानसभा में तो पहली सभा यहाँ पर हुई थी
आप लोगों के दिल में, आप लोगों के दिमाग में ये चीजें चल रही होगी कि विधानसभा में जब किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो अपक्ष उम्मीदवार बनकर आप लोगों के सामने आने का क्या मतलब है। किसको टिकट बनना चाहिए? शिवसेना को, बीजेपी को, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, कांग्रेस को जिसका कि यहां पर कोई है नहीं, या राष्ट्रवादी को? अब राष्ट्रवादी में भी कौन सी राष्ट्रवादी को? चाचा की राष्ट्रवादी को या भतीजे की राष्ट्रवादी को? या फिर मुझे ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए इलेक्शन लड़ने से पहले? एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं आपको, महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसको एनडीए बोलते हैं। आपको वो 5 साल वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं दिखती है? आपके नबी के ऊपर कीचड़ उछाला गया, आपके लोगों को जान से मारा गया, आपके ट्रिपल तलाक कानून के अंदर उन्होंने शरीयत के अंदर आपको मुदाखलत करने की कोशिश की। ये लोग मुझे पता नहीं कि कहां से आ जाते हैं। और एक डॉक्टर कैसे उन्मा का नाम इस्तेमाल कर सकता है? एक ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका साठ गांठ ऑलरेडी महाविकास अघाड़ी से जुड़ा हुआ है, वो उन्मा इकराम का, अइम्मा इकराम का नाम यूज करके कैसे एक कैंडिडेट के पीछे खड़े रहने की कोशिश करती है कुछ मामला को तय करके। आप मुझे बताइए, मुसलमानों की लीडरशिप डेवलप कैसे होगी? अगर एक पार्टी पैसों के बलबूते पर आपके सामने आएगा और वो आपको खरीदने की कोशिश करेगा, आपके बच्चे को खरीदने की कोशिश करेगा, आप मुझे बताइए क्या मैं बिकने की लाइन में खड़ा रहूं या लड़ने की लाइन में खड़ा रहूं? क्या हुआ पिछले 2 महीने क्या हुआ आप देखा आपने? जहां पर जिस पार्टी के पास हम गए, एमआईएम के पास, वहां पर नंबर पे आने वाला कैंडिडेट है और ये गुलाम लोग उसकी तरफदारी में लगे हुए हैं। तीसरी कंडीशन मैंने ये बोला कि या तो मेरा नाम ले ले, या फिर सैयद खादर का नाम ले ले, या फिर बिट्टू भाई का नाम ले ले, या फिर कोई ऐसा हमारा शहर का बार शहरी जो सियासत में इंटरेस्ट रखना चाहता हो, सियासत में उसका वजन हो, उसको एमएलसी की सिफारिश की जाए हम सब हिंदू भाइयों बहनों के सामने, और उसके लिए हम तुमको जो पार्टी फंड चाहिए हम देंगे। उसके बाद से उसके जो आने वाले लोग थे ऐसे गए जैसे गधे पे से सिंह चले जाते हैं, वापस नहीं आए। यकीन मानिए ये कंगाल आमदार है, इसके पास पैसों के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर इसको जंगल में छोड़ दिया जाए 15 दिन पहले बगैर पैसों के, तो ये भूखा प्यासा वापस आएगा, ये लकड़ी भी तोड़ नहीं सकता। क्या किया 10 साल उसने? क्या किया 10 साल? क्या आपके शहर में कारखाने आए? क्या आपके शहर में इंडस्ट्री आई? कहां से इन बच्चों को नौकरी मिलेगी? कहां से इन बच्चों को रोजगार मिलेगा? एक बच्चा ग्रेजुएट करके 5-10 हजार रुपए के लिए आज यहां से 300 किलोमीटर दूर, यहां से 400 किलोमीटर दूर जाता है और अपनी मेहनत की कमाई 1 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार अपने बीवी के पास आके, अपने बाल बच्चों के पास आके गुजारता है, फिर वापस चले जाता है। ये कौन सी मजबूरी की जिंदगी है? क्या हम सियासत में कभी तरक्की पे बात नहीं करेंगे? क्या हम सियासत में कभी हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पे बात नहीं करेंगे? क्या हम सियासत में कभी इन चीजों पे बात नहीं करेंगे? क्या हमारे बच्चे किस माहौल में जिंदा है, किस माहौल में जी रहे हैं? क्या हम गुलामों की जिंदगी गुजारेंगे? क्या हमने रेशमी रुमाल की तहरीक को भूल गया? क्या हमने ये भूल गए कि हमारे बुजुर्गों ने आजादी कैसे दिलाई थी? अगर वो इसी तरह से अंग्रेजों से सौदे करते, अगर वो इसी तरह से अंग्रेजों से समझौते करते, तो बताइए मुझे क्या आजादी हमको मिलती? और ये कौन से लोग हैं? ये ऐसे कौन से लोग हैं? जब हुकूमत हिंद, जब इलेक्शन कमीशन मुझे ये इजाजत देता है कि 20 तारीख तक लोगों के बीच में जाओ, लोगों के बीच में जाकर वोट मांगो, तो ये कौन लोग हैं जो एक कमरे में बैठकर पैसे लेकर हमारा फैसला करते हैं कि इसको वोट दिया जाए और इसको वोट नहीं दिया जाए? क्या ये कौम के गुनहगार नहीं है? इनको चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे। मैं यहां से प्रशासन से भी गुजारिश करना चाहता हूं, ऐसे अगर बंद कमरे में होने वाली जितनी भी मीटिंग है उनका ब्यौरा मांगा जाए। जो सियासत के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे उलमा इकराम का नाम बदनाम कर रहे हैं, जो हमारे उलमा इकराम का नाम खिलवाड़ कर रहे हैं उनके नाम से, हमारे आई गुजारिश है, हमारे घर में कुछ परेशानी आती है तो हम एमडीएफ के पास जाते हैं। क्या आपके घर में बच्ची की शादी में कुछ तकलीफ हो रही है, आप एमडीएफ के पास जाते क्या?
आपके पास कुछ मसला हो गया, दूसरा आप एमडीएफ के पास जाते हैं, एमडीएफ आपके पास आती क्या? अगर हमको बच्चा समझना छोड़ दे, मेहरबानी करके हमको बच्चा समझना छोड़ दे। हम जब हमारे मसले खुद हल कर सकते हैं तो हमारी सियासी लाइन भी हम खुद डिसाइड करेंगे। हम किसी ऐसे गुलाम के पीछे नहीं जा सकते जो अंधेरे में बिक गया। मैं हम लोगों से जाते जाते एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि भाइयों, मेरे पास दो ऑप्शन थे, मेरे पास दो तरीके थे। एक तरीका वो कि मैं भी एक पोटली लूं, मैं भी कुछ समझौते करूं और कौम के नाम पे, सेक्युलरिज्म के नाम पे, बीजेपी आ जाएगी उसके नाम पे, ये आना चाहिए उसके नाम पे बैठ जाऊं और आप लोगों के सामने उसकी नफरत डालूं, फिर कुछ पैसे लूं और आप लोगों के सामने आके बोलूं कि नहीं वोट करना जरूरी है। दूसरा मेरे पास तरीका यह था कि मेरी ताकत कम हो या ज्यादा हो वो तू तय नहीं करेगा, वो मेरी कौम तय करेगी, मेरे कौम के लोग तय करेंगे कि मुझे लड़ना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। क्योंकि ये मेरा पहला जलसा है, मैं आप लोगों के सामने ये बात रखता हूं। आज भी मौका है, आप मुझे बताइए मैं बिक जाऊं या मैं लड़ूं? आप मुझे बताइए। ऐसा तो नहीं कि बाद में आप मेरा साथ छोड़ देंगे। मजाक लगा के रखा है प्रवीण को। मैं आपको एक एग्जांपल देकर मेरी बात खत्म करूंगा। एक एग्जांपल है मुंब्रा की। मुंबई में कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुंब्रा, वहां पर 80% मुसलमान है और वहां पर 25-30 साल से गैर मुस्लिम आमदार है। उसने आमदार बनने के लिए सबसे पहले ये खेल रचा कि बड़े बड़े लीडर्स को खरीदा। उसके बाद उसने क्या किया, आपके कमसिन बच्चों को ड्रग्स देना शुरू किया। आज ये हाल है उस मुंब्रा में। आप जाकर देखिए कि आपके 16 साल का बच्चा हो या 18 साल की बच्ची हो या 20 साल का बच्चा हो, चाहे वो काम करता हो चाहे वो नहीं काम करता हो, सब नशे के शिकार है और उसके पीछे घूमते हैं। क्या आपको प्रधानी को उस हाल में लाके छोड़ना है? क्या किया 10 साल? और ये शिवसेना बाल ठाकरे की शिवसेना है, आप क्यों बोल रहे हो? इसके ऊपर आपके बहनों के रेप के भी इल्जाम लगे हुए, इसके ऊपर आपके भाइयों के खून के भी इल्जाम लगे हुए। ये अल्लाह का गुनहगार है, इसने मस्जिद गिराई है, तो आप कौन होते हो माफ करने वाले उसको? क्या अल्लामा शरद पवार ने बोल दिया तो आपने उसको माफ कर दिया? कौन है शरद पवार आपके मजहब में? हम इन सब चीजों के खिलाफ में लड़ रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर आप लोग सोचे 20 तारीख तक मेरा 14 नंबर का बटन है, उसकी निशानी ट्रम्पेट है, शहनाई है। मुझे ये उम्मीद है कि आप मिल्लत की शहनाई बजाएंगे, मिल्लत की शहनाई बजाएंगे और यहाँ की मशाल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम आगे बोलो। आवाज नहीं आ रही। तेरा मेरा रिश्ता क्यों? नहीं आ रही। तेरा मेरा रिश्ता क्यों? रब का बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। वो जो वोटों के खरीदार पीछे है, उनसे जो मुसलमान नहीं बिकता है। यहाँ मौजूद अपने कारोबार, अपनी मसरूफियात को छोड़कर आने वाले अलहाज मोहम्मद गौस जैन की दावत पर आने वाले आप तमाम हिंदू मुस्लिम दलित भाइयों का, तमाम गरीब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकर निकाल देंगे कि एनआरसी जरूरी है, मुसलमानों में लग गए उनके पीछे, या तो डॉक्यूमेंट बनाओ या फिर जेल जाओ। एनआरसी में हमारा 1-2 साल खा गए, ट्रिपल तलाक में हमारा 1-2 साल खा गए, वक्फ बोर्ड की तरमीमी बिल में अब 1-2 साल चले जाएंगे। इसके ऊपर नामूस रिसालत, अरे शर्म करो मेरे भाइयों। जिस पार्टियों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलने वाले के अगेंस्ट में एक लफ्ज तक नहीं बोला, हमने जिनको घर भर के लोकसभा में वोट किया, आप अंदाजा लगाइए कि वो लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आप लोगों के सामने आकर ये भी नहीं बोल पाए कि आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में जिन लोगों ने बात किया हम उसका निषेध करते हैं। जिसने गालियां दी
जिसने बुरा बोला वो तो है ही कमीना, वो तो है ही वो साइड से। हमने जिसको वोट दिया, हमने जिसको भर भर के वोट दिया लोकसभा में, क्या वो सातारा के घर जले थे तब आए थे वहां पर? क्या विशालगढ़ की मस्जिद की जब पूरी बेहरमती हुई वहां पर आए थे? जहां पर थाने में एक बुजुर्ग को गोश्त खाने के जुर्म में मारा जा रहा था तो आए थे? एक बच्ची का रेप हुआ, नहीं होना चाहिए था, मैं निषेध करता हूं। शरद पवार वहां पर पानी में भीगा, उसकी बेटी पानी में भीगी, उद्धव ठाकरे पानी में भीगा, वहां पर कांग्रेस के पूरे लीडर पानी में भीगे, एमडीएफ का एक लीडर पानी में भीगा वहां पर। और यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में बात करके मुसलमानों पे, हर मुसलमानों के जहन के ऊपर रेप किया गया और तुम्हारे काम के ऊपर जू भी नहीं रहेगी और तुम हमारे सियासत में दावा करते हो। मैं इस सियासत के खिलाफ में खड़ा हूं। आपकी मर्जी, आपको वोट देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, मगर ये ढोंग बंद कर दीजिए। खुलेआम आइए लोगों के सामने, खुलेआम आइए लोगों के सामने और लोगों को पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। बंद कमरे में 5 लोग, बंद कमरे में 11 लोग, किसी ने चॉकलेट लेकर आ गया, किसी ने टॉफी लेकर आ गई, किसी ने घूमने का पैकेट लेकर आ गया, किसी ने अपने भतीजे के एडमिशन का पैकेट लेकर आ गया, किसी ने अपने हॉस्पिटल में कुछ डिस्पेंसरी का सामान लेकर आ गया। और आपने फैसला सुनाया उम्मत मुस्लिमा के रहनुमाओं के खिलाफ जो लड़ रहे हैं हर माह पर कि इस वजह से कि आगे बढ़े और अपना काम धंधा छोड़कर अपने कौम और मिल्लत के लिए कुछ खिदमत करे और सियासी ताकत जमा कर इनको ये बताए कि मुसलमान परवनी में 1,15,000 है, इनकी भी जिंदगी भी है, इनके पास भी दिल है, इनके पास भी दिमाग है, इनके पास भी ताकत होनी चाहिए, इनके पास भी सियासी कुव्वत होनी चाहिए, इनका खुद का अपना लीडर होना चाहिए, इनके अपने खुद के मसले हैं, वो मसले पे बात करने के लिए विधानसभा में हम तो किराए की जबान की जरूरत नहीं, जबान भी हमारी होगी, उम्मीदवार भी हमारा होगा और मसले भी हमारे होंगे, उसका सोल्यूशन में निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज कड़बी मंडी पर सभा लेते हुए मुझे पिछले विधानसभा की याद आ रही है। पिछले विधानसभा में तो पहली सभा यहाँ पर हुई थी। आप लोगों के दिल में, आप लोगों के दिमाग में ये चीजें चल रही होगी कि विधानसभा में जब किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो अपक्ष उम्मीदवार बनकर आप लोगों के सामने आने का क्या मतलब है। किसको टिकट बनना चाहिए? शिवसेना को, बीजेपी को, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, कांग्रेस को जिसका कि यहां पर कोई है नहीं, या राष्ट्रवादी को? अब राष्ट्रवादी में भी कौन सी राष्ट्रवादी को? चाचा की राष्ट्रवादी को या भतीजे की राष्ट्रवादी को? या फिर मुझे ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए इलेक्शन लड़ने से पहले? एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं आपको। महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसको एनडीए बोलते हैं, आपको वो 5 साल वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं दिखती है? आपके नबी के ऊपर कीचड़ उछाला गया, आपके लोगों को जान से मारा गया, आपके ट्रिपल तलाक कानून के अंदर उन्होंने शरीयत के अंदर आपको मुदाखलत करने की कोशिश की। ये लोग मुझे पता नहीं कि कहां से आ जाते हैं। और एक डॉक्टर कैसे उलमा का नाम इस्तेमाल कर सकता है? एक ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका साठ गांठ ऑलरेडी महाविकास अघाड़ी से जुड़ा हुआ है, वो उलमा इकराम का नाम यूज करके कैसे एक कैंडिडेट के पीछे खड़े रहने की कोशिश करती है, कुछ मामला तो तय करके। आप मुझे बताइए, मुसलमानों की लीडरशिप डेवलप कैसे होगी? अगर एक पाटिल पैसों के बलबूते पर आपके सामने आएगा और वो आपको खरीदने की कोशिश करेगा, आपके बच्चे को खरीदने की कोशिश करेगा, आप मुझे बताइए क्या मैं बिकने की लाइन में खड़ा रहूं या लड़ने की लाइन में खड़ा रहूं? क्या हुआ पिछले 2 महीने क्या हुआ आप देखा आपने? जहां पर जिस पार्टी के पास हम गए, एमआईएम के पास, वहां पर काटा गया। आप लोगों के सामने अल्लाह का करना यह हुआ कि जिन लोगों ने सौदेबाजी की थी, आज दोनों भी मीडिया के सामने निंदे हो गए हैं। क्या ये कौमी सियासत है आपकी कि सामने कुछ और पीछे कुछ? एक आदमी आपके एक अच्छे खासे लीडर को जो लड़ने की चाहत रखता हो, उसको पसे पर्दा बुलाकर, अंधेरे में बुलाकर कुछ पैसे ऑफर करता है, कुछ चीजें ऑफर करता है और वो अचानक
एक दिन में एक वीडियो डाल देता है कि हाँ मैंने 4-5 महीने से कोशिश की थी लड़ने की इलेक्शन, अब मेरा इरादा है कि मैं नहीं लड़ूं क्योंकि समीकरण बैठ नहीं रही है। नहीं, समीकरण की बात नहीं है, आपके जमीनों की बात नहीं बैठ रही है उसमें। आपको लगता है कि अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे कौम के लिए तो आपके धंधों के ऊपर आ जाएगी। फिर दूसरे का वीडियो आता है, फिर दूसरा यही बात करने लगता है, फिर तीसरा फॉर्म भरता है। फॉर्म भरने के बाद में 4 दिन के बाद में पता चलता है कि जिस इंसान ने 20 के ऊपर इलेक्शन लड़े अचानक उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। आप लोग बेवकूफ है, आप लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अगर उस दिन मैंने इरादा किया था एक दिन पहले कि एक मुस्लिम भाई को वंचित बहुजन अघाड़ी से टिकट दिया गया है, कैसा भी हो मेरा भाई है, ईमान वाला है, मैं फॉर्म वापस निकालूंगा और उसके पीछे खड़ा हो जाऊंगा। एक दिन के बाद ही पता चलता है कि वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। आप लोगों के भी दिलों में क्या उस दिन गुजरी थी जो मेरे दिल में गुजरी थी, वही गुजरी थी कि वो तो भाइयों से क्या किया गया था, हमारे ऊपर जुल्म किया गया था पैसों के बलबूते पे। मुझे नहीं जानना है कि उनके मामला क्या हुए, मुझे ये नहीं जानना है कि उन्होंने क्या सौदा किया, अल्लाह को मालूम और उनको मालूम उन्होंने सौदा किया या ना किया, वो जाने अल्लाह जाने। मगर मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे भी बहुत से ऑफर आए, ये ले लो वो ले लो। मैंने सरेआम उनके लोगों से बात की, बाप ने फोन किया, भाई ने फोन किया, उसके दोस्त ने फोन किया, ये डॉक्टर ने फोन किया, वो एडवोकेट ने फोन किया। पिछले 1 महीने से उनको मैंने 3 बात की जो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, आप लोगों के सामने इंसाफ मांगना चाहता हूं कि मैंने वो 3 बातें करके उसको सही कहा कि गलत किया। मैंने बोला कि अगर तुझे मेरा फॉर्म वापस चाहिए, अगर तू चाहता है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूं, तो सबसे पहली चीज तुझे यह करना है कि तूने 10,000 हिंदू भाइयों और बहनों को जमा करना और उनके सामने ये बोलना कि मैं इलेक्शन में जीतकर जैसी शपथ लूंगा, शपथ लेने के बाद सबसे पहला काम यह करूंगा कि मैं नामूस रिसालत के खिलाफ में जो भी लोग बुरा कहेगा उनके खिलाफ में कड़क कानून बनाऊंगा और उसकी प्रस्तावना रखूंगा। क्या मैंने गलत बोला उसको? बताइए मुझे, क्या मैंने गलत बोला? क्या ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? दूसरी चीज मैंने ये बोला कि 7 साल पहले तुम्हारी यह गलत बयानी से 4 बच्चों की जिंदगी एटीएस के माध्यम से जेल में गुजरी है। उस बच्ची को जाके पूछो जिसके शोहर का वो 7 साल इंतजार करती रही, उस बेटे को जाके पूछो जो छोटे से बड़ा हो गया अपने बाप के बिना, उस बाप को पूछो जो अपनी शफकत के लिए महरूम रह गया अपने बच्चे को। मैंने उनसे कहा कि वो 4 बच्चों की जिंदगी अगर आपको सुधारनी है तो आप वो उन हिंदू भाइयों बहनों के सामने ये बोलो कि मैं ये 4 बच्चों को या तो मेरे संस्थाओं में या तो मेरे हॉस्पिटल में या कहीं पर इनको अच्छी जॉब दूंगा या फिर इनका कुछ सेटलमेंट करूंगा और बजाय सबके सामने इनसे माफी मांगूंगा। ये मांग मेरी गलत थी? क्या ये मेरी मांग गलत थी? तीसरी मांग मैंने ये बोला कि आपको सियासी तौर पे अगर सौदा करना है, अगर आपको सियासी तौर पे अगर बातचीत करनी है, अगर आपको सियासी तौर पे समझौता करना है तो सियासत का जो समझौता है वो सियासत की नजर से होना चाहिए, ना कि पैसों की नजर से। जिसको पैसे देना था तूने दे लिया, जिसको बिठाना था बिठा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये भाई इतना तो कमा लेता है कि अपनी 2 वक्त की जिंदगी और अपनी इज्जत की जिंदगी आराम से गुजार दे, और वो भी तेरे पैसों के बगैर। तीसरी शर्त मैंने उसको ये रखी, अगर तुझे उसका इतना बुरा हाल है हिंदुओं में कि काटा गया, आप लोगों के सामने अल्लाह का करना यह हुआ कि जिन लोगों ने सौदेबाजी की थी आज दोनों भी मीडिया के सामने निंदे हो गए हैं। क्या ये कौमी सियासत है आपकी कि सामने कुछ और पीछे कुछ? एक आदमी आपके एक अच्छे खासे लीडर को जो लड़ने की चाहत रखता हो उसको पसे पर्दा बुलाकर, अंधेरे में बुलाकर कुछ पैसे ऑफर करता है, कुछ चीजें ऑफर करता है, और वो अचानक एक दिन में एक वीडियो डाल देता है कि हाँ मैंने 4-5 महीने से कोशिश की थी लड़ने की इलेक्शन, अब मेरा इरादा है कि मैं नहीं लड़ूं क्योंकि समीकरण बैठ नहीं रही है। नहीं, समीकरण की बात नहीं है, आपके जमीनों की बात नहीं बैठ रही है उसमें।
आपको लगता है कि अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे कौम के लिए तो आपके धंधों के ऊपर आ जाएगी। फिर दूसरे का वीडियो आता है, फिर दूसरा यही बात करने लगता है, फिर तीसरा फॉर्म भरता है। फॉर्म भरने के बाद में 4 दिन के बाद में पता चलता है कि जिस इंसान ने 20 के ऊपर इलेक्शन लड़े, अचानक उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। आप लोग बेवकूफ है, आप लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अगर उस दिन मैंने इरादा किया था एक दिन पहले कि एक मुस्लिम भाई को वंचित बहुजन अघाड़ी से टिकट दिया गया है, कैसा भी हो, मेरा भाई है, ईमान वाला है, मैं फॉर्म वापस निकालूंगा और उसके पीछे खड़ा हो जाऊंगा। एक दिन के बाद ही पता चलता है कि वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। आप लोगों के भी दिनों में क्या उस दिन गुजरी थी जो मेरे दिल में गुजरी थी, वही गुजरी थी कि वो तो भाइयों से क्या किया गया था, हमारे ऊपर जुल्म किया गया था पैसों के बलबूते पे। मुझे नहीं जानना है कि उनके मामला क्या हुए, मुझे ये नहीं जानना है कि उन्होंने क्या सौदा किया, अल्लाह को मालूम और उनको मालूम उन्होंने सौदा किया या ना किया, वो जाने, अल्लाह जाने। मगर मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे भी बहुत से ऑफर आए, ये ले लो वो ले लो। मैंने सरेआम उनके लोगों से बात की, बाप ने फोन किया, भाई ने फोन किया, उसके दोस्त ने फोन किया, ये डॉक्टर ने फोन किया, वो एडवोकेट ने फोन किया। पिछले 1 महीने से उनको मैंने 3 बात की जो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, आप लोगों के सामने इंसाफ मांगना चाहता हूं कि मैंने वो 3 बातें करके उसको सही कहा कि गलत किया। मैंने बोला कि अगर तुझे मेरा फॉर्म वापस चाहिए, अगर तू चाहता है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूं, तो सबसे पहली चीज तुझे यह करना है कि तूने 10,000 हिंदू भाइयों और बहनों को जमा करना और उनके सामने ये बोलना कि मैं इलेक्शन में जीतकर जैसी शपथ लूंगा, शपथ लेने के बाद सबसे पहला काम यह करूंगा कि मैं नामूस रिसालत के खिलाफ में जो भी लोग बुरा कहेगा उनके खिलाफ में कड़क कानून बनाऊंगा और उसकी प्रस्तावना रखूंगा। क्या मैंने गलत बोला? उसको बताइए मुझे, क्या मैंने गलत बोला? क्या ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? दूसरी चीज मैंने ये बोला कि 7 साल पहले तुम्हारी यह गलत बयानी से 4 बच्चों की जिंदगी एटीएस के माध्यम से जेल में गुजरी है। उस बच्ची को जाके पूछो जिसके शोहर का वो 7 साल इंतजार करती रही, उस बेटे को जाके पूछो जो छोटे से बड़ा हो गया अपने बाप के बिना, उस बाप को पूछो जो अपनी शफकत के लिए महरूम रह गया अपने बच्चे को। मैंने उनसे कहा कि वो 4 बच्चों की जिंदगी अगर आपको सुधारनी है तो मुंह पे आने वाला कैंडिडेट है और ये गुलाम लोग उसकी तरफदारी में लगे हुए हैं। तीसरी कंडीशन मैंने ये बोला कि या तो मेरा नाम ले ले, या फिर सैयद खादर का नाम ले ले, या फिर बिट्टू भाई का नाम ले ले, या फिर कोई ऐसा हमारा शहर का बाहर शहरी जो सियासत में इंटरेस्ट रखना चाहता हो, सियासत में उसका वजन हो, उसको एमएलसी की सिफारिश की जाए हम सब हिंदू भाइयों बहनों के सामने, और उसके लिए हम तुमको जो पार्टी फंड चाहिए हम देंगे। उसके बाद से उसके जो आने वाले लोग थे ऐसे गए जैसे गधे पे से सिंह चले जाते हैं, वापस नहीं आए। यकीन मानिए ये कंगाल आमदार है, इसके पास पैसों के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर इसको जंगल में छोड़ दिया जाए 15 दिन पहले बगैर पैसों के, तो ये भूखा प्यासा वापस आएगा, ये लकड़ी भी तोड़ नहीं सकता। क्या किया 10 साल उसने? क्या किया 10 साल? क्या आपके शहर में कारखाने आए? क्या आपके शहर में इंडस्ट्री आई? कहां से इन बच्चों को नौकरी मिलेगी? कहां से इन बच्चों को रोजगार मिलेगा? एक बच्चा ग्रेजुएट करके 5-10 हजार रुपए के लिए आज यहां से 300 किलोमीटर दूर, यहां से 400 किलोमीटर दूर जाता है और अपनी मेहनत की कमाई 1 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार अपने बीवी के पास आके, अपने बाल बच्चों के पास आके गुजारता है, फिर वापस चले जाता है। ये कौन सी मजबूरी की जिंदगी है? क्या हम सियासत में कभी तरक्की पे बात नहीं करेंगे? क्या हम सियासत में कभी हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पे बात नहीं करेंगे? क्या हम सियासत में कभी इन चीजों पे बात नहीं करेंगे? क्या हमारे बच्चे किस माहौल में जिंदा है, किस माहौल में जी रहे हैं? क्या हम गुलामों की जिंदगी गुजारेंगे? क्या हमने रेशमी रुमाल की तहरीक को भूल गया? क्या हमने ये भूल गए कि हमारे बुजुर्गों ने आजादी कैसे दिलाई थी? अगर वो इसी तरह से अंग्रेजों से सौदे करते, अगर वो इसी तरह से अंग्रेजों से समझौते करते, तो बताइए मुझे क्या आजादी हमको मिलती? और ये कौन से लोग हैं? ये ऐसे कौन से लोग हैं जब हुकूमत हिंद
जब इलेक्शन कमीशन मुझे ये इजाजत देता है कि 20 तारीख तक लोगों के बीच में जाओ, लोगों के बीच में जाकर वोट मांगो, तो ये कौन लोग हैं जो एक कमरे में बैठकर पैसे लेकर हमारा फैसला करते हैं कि इसको वोट दिया जाए और इसको वोट नहीं दिया जाए? क्या ये कौम के गुनहगार नहीं है? इनको चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे। मैं यहाँ से प्रशासन से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, ऐसे अगर बंद कमरे में होने वाली जितनी भी मीटिंग है उनका ब्यौरा मांगा जाए। जो सियासत के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे उलमा इकराम का नाम बदनाम कर रहे हैं, जो हमारे उलमा इकराम का नाम खिलवाड़ कर रहे हैं उनके नाम से, हमारे ये न्यूज कवर किया हमारे पर बने आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान और उसी के साथ में हमारी परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। अगर आप हमारा न्यूज चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसी सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तमाम सोशल वर्क में जितने भी सोशल मीडिया में जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म है, इन तमाम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे। पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी
यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपीबी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।